हाय एवरीवन। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माइकल्सन इंटरफेरोमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपके पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप हम सबसे पहले देख लेते हैं। हमारे पास ये सोर्स है जहाँ से हमारी लाइट आती है, और उसके बाद क्या होता है कि हमने यहाँ पर एक प्लेट लगाई है, ये पी। ओके, जहाँ से मैंने पी लिखा है, ग्लास की प्लेट है। और ये जो सी प्लेट है वो बाद में बताऊंगी कि क्यों लगाया है। सपोज वहां पे सी प्लेट नहीं है, इसका नाम कंपनसेटर है, क्यों लगाते हैं वो देखते हैं। ये मैं M1 लूंगी और ये मेरा M2 मिरर है। ठीक है, दिस मिरर इज M2 एंड दिस मिरर इज M1। क्या हो रहा है हमारे पास, यहां से लाइट गई। ओके, और वो लाइट सबसे पहले यहाँ पर आई। अब ये जो प्लेट पी है, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। ये प्लेट पी हमने बनाई है, ग्लास की प्लेट है। यहाँ से लाइट आई। इस प्लेट पी का जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये हम इसका कोई भी पॉलिश इस पे नहीं की हुई है, मतलब रिफ्लेक्शन के लिए वहां पर कुछ जुगाड़ हमने नहीं किया है। सो जो आप लाइट डालोगे, सारी की सारी लाइट इसके अंदर घुस जाएगी। यहीं से रिफ्लेक्शन हो जाएगा, मतलब सीधी नहीं घुसेगी, जो भी इसका रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होके वो दूसरे सरफेस से पहुंचेगी। दूसरे सरफेस को हमने क्या किया है, एज यू कैन सी, हाफ सिल्वर्ड मिरर। हाफ सिल्वर्ड कर दिया, इसका मतलब ये है कि 50% पार्ट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी लाइट, और बची हुई जो 50% है वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी। अपवर्तन और परावर्तन 50-50% हो जाएगा। हाफ सिल्वर्ड मिरर का मतलब ये। सो आपके पास लाइट गई, पहले वाली से तो पूरी चली जाएगी। पहले वाला सिरा जो है, पहले वाला सरफेस है, वो किसी काम का नहीं है, वो केवल रिफ्रेक्शन करता है, रिफ्लेक्ट कुछ भी नहीं करता है। तो सेकंड वाले पे अब यहाँ पर पहुंच गई लाइट, और यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे 50% इसका रिफ्लेक्शन होगा, 50% रिफ्लेक्शन होगा, तो हम रिफ्लेक्टेड लाइट को बना देते हैं ब्लू से। यानी ये लाइट निकल गई यहाँ से रिफ्लेक्ट होके 50% पार्ट। और बचा हुआ जो हिस्सा है हमारा, वो बचा हुआ हिस्सा हमारा क्या रहेगा, वो मैं बनाती हूँ ग्रीन से। ग्रीन कलर वाला जो पार्ट है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, तो ये लो रिफ्लेक्टेड पार्ट यहाँ से चला गया। अब रिफ्लेक्टेड पार्ट जब यहाँ पहुंचेगा, तो इस पॉइंट पे तो मैंने अभी आपको बताया था कि इस जगह से कुछ भी रिफ्लेक्शन नहीं होता है, जितनी लाइट गई है सारी निकल जाएगी। तो ये लोड रिफ्लेक्ट होके ऊपर चली गई, और ऊपर जाके वो क्या करेगी, M1 से पूरी तरह से रिफ्लेक्ट होगी, और M1 से रिफ्लेक्ट होके वो वापस लौट के आएगी। वापस लौट के आने वाला रास्ता क्या होगा, अब ये देखो, वापस लौट के आई तो वापस इसी रास्ते से आएगी जिस रास्ते पे गई है। तो मैं एरो वापस यही बना रही हूँ, और ये वापस यहाँ पहुंची, यहाँ पे फिर इसका रिफ्लेक्शन होगा, फिर ये इसके अंदर गुजरेगी, पी के अंदर गुजरी, और फिर नीचे निकल जाएगी। और नीचे जाने के बाद यहाँ पे ये जो लाइट है वो पी से होके हमारे पास कहाँ जाएगी, यहाँ पे माइक्रोस्कोप से हमें देखने को मिल जाएगी। सो आई होप आपको समझ में आ गया है कि ये लाइट हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। ये रिफ्लेक्टेड लाइट हमें जो M1 से जो रिफ्लेक्ट होके वो हमारे पास यहाँ पर हमें मिल रही है। इसके अलावा क्या हो रहा है हमारे पास यहाँ पे, यस, अब ये जो ब्लू कलर की लाइट है उसका देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। तो जो लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होके गई थी, जब वो वापस आएगी, तो वापस आने के बाद वो इसी रास्ते पे आएगी, तो वापस वो यहीं पे टकराएगी। यहाँ पे टकराते ही बिकॉज उसकी पॉलिश किया हुआ सरफेस है, तो वो यहाँ से निकल जाएगी। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया कि वो जो है हमारे पास, जो ये लाइट है ब्लू कलर वाली, ये गई M2 से रिफ्लेक्ट हुई, वापस आके और फिर यहीं से रिफ्लेक्ट होके नीचे आ गई। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि ऑप्टिकल पाथ दोनों के सेम है या फिर नहीं है। तो अगर मैं बात करूं कि जो M1 से रिफ्लेक्ट होके लाइट आई है, उसने इस प्लेट P को कितनी बार पार किया है, केवल जाते टाइम का आपकी बुक में मेंशन मिलेगा आपको। तो आप, मैं जाते और आते टाइम दोनों का भी बता रही हूँ, और केवल जाते टाइम में भी बता रही हूँ, क्योंकि बुक में जो लिखा हुआ है वो सिर्फ जाते टाइम का है, कि जाते टाइम यानी M1 पे पहुंचने से पहले उसने कितनी बार पी को क्रॉस किया है, इसी तरह से M2 पर पहुंचने से पहले उस दूसरी वाली रे ने कितनी बार क्रॉस किया है। पर मैं आपको दोनों साइड का बता देती हूँ, सिंगल साइड का बता देती हूँ, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। सो आपकी जो बुक में लिखा हुआ है पहले वो समझिए। बुक में आपके पास ये लिखा हुआ है कि जो M1 से रिफ्लेक्ट होती है वो हमारे पास क्या होती है, 2 बार क्रॉस करती है पी को। अब देखते हैं सबसे पहले क्या हो रहा था। सो पी हमारे पास रे यहाँ पर थी, ठीक है, ये मेरी रे आई। ओके, ये इसने पहली बार पार किया, फिर ये इसने दूसरी बार पार किया, और फिर ये आगे चली गई। तो जाते टाइम इसने कितनी बार पार किया, 2 बार। वैसे तो वन टाइम अगर वन वे लगोगे तो 2 बार आएगा, बुक में मेंशन आपके 2 बार लिखा हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन वैसे देखा जाए, अब ये ऊपर चली गई, वापस लौट के आएगी, वापस इस प्लेट को पार करेगी, ये लो यहाँ पर पार किया एक बार, और फिर नीचे नीचे चली गई माइक्रोस्कोप के पास। तो टोटल कितनी बार पार किया, वैसे 3 बार पार की है। कौन सी वाली ने, जो M1 से रिफ्लेक्ट हुई है। अब M2 वाली को देखते हैं। M2 वाली के लिए वापस पिक्चर बनाते हैं। तो ये रे ऐसे गई, ये इसने प्लेट P को एक बार पार किया, ये आगे निकल गई, लौट के आई, और यहीं से रिफ्लेक्ट हो गई। तो इसने कितनी बार पार किया है, सिर्फ एक बार।
जाते टाइम भी एक बार किया, आते टाइम तो किया ही नहीं है। तो ये कितनी बार पार कर रही है पूरे रास्ते में? 3 बार पार कर रही है। और ये कितनी बार पार कर रही है? 1 बार। तो दोनों का नंबर बराबर हो जाए, ताकि हम जो रास्ता दोनों को दे रहे हैं वो सेम लेंथ का हो जाए, दोनों का जो लेंथ है वो सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 3 बार क्रॉस किया गया, इसको 1 बार क्रॉस किया गया, तो रास्ते में जो M2 वाला रास्ता है उसमें हम एक C प्लेट लगा देते हैं, जो दिखने में बिल्कुल प्लेट P की तरह होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसको हमने कहीं से भी पॉलिश नहीं किया हुआ है, यानी सिल्वर्ड मिरर नहीं लगाया हुआ है, क्योंकि हम वहां से रिफ्लेक्शन नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं पूरी लाइट उसमें से गुजरे और पूरी वापस आ जाए। अगर इसने एक ही बार पार किया है और मैं यहाँ रास्ते में सी प्लेट लग दूं, तो जाते टाइम भी सी को क्रॉस करेगी और आपके पास आते टाइम भी सी को क्रॉस करेगी। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास क्या हो जाएगा, ये जस्ट होल्ड ऑन। जाते टाइम भी आप देखिए, मतलब अगर मैं यहाँ पे सी वाली प्लेट रख देती हूँ, तो उसमें क्या हो रहा है कि जाते टाइम भी ये सी को एक बार क्रॉस कर रही है और आते टाइम भी क्रॉस कर रही है। बाकी पी को तो एक बार ही क्रॉस कर रही थी, तो टोटल इसका भी कितना हो गया, 3 बार हो गया, इसका भी 3 बार हो गया। तो ये काम होता है किसका हमारे पास यहाँ पे, प्लेट सी का हमारे पास ये काम होता है। एनीवेज, अब जो M1 से रिफ्लेक्ट होके रे नीचे आई है और यहाँ पर M2 से रिफ्लेक्ट होके जो रे नीचे आई है, इन दोनों को हम यहाँ पे माइक्रोस्कोप लगा के देखते हैं, और उस माइक्रोस्कोप के अंदर हमें इन दोनों का इंटरफेरेंस ऑब्जर्व होता है, और इन दोनों का जो इंटरफेरेंस होता है उसकी वजह से हमें फ्रिंजेस मिलती है, और उन्हीं फ्रिंजेस को हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पूरा सेटअप समझ में आ गया होगा, सब चीज कंपनसेटर प्लेट जो है उसका मतलब समझ में आ गया। तो जो फ्रिंजेस है वो कैसी बनेगी और उनका पाथ डिफरेंस कितना होगा, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कंडीशंस क्या होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये कर देंगे कि देखो, हमारा M1 यहाँ लगा हुआ था, और आपकी जो प्लेट P थी, अगर मैं उसको आगे की तरफ बढ़ाऊं तो ये उसकी लाइन होगी, राइट। और अगर यहाँ पे आपका क्या था, M2। मुझे एक बात बताइए, अगर यहाँ पे कोई मिरर रखा हुआ हो और उस मिरर में मैं M2 की इमेज देखना चाहूँ, तो आपको पता है मिरर क्या करता है, मिरर बिल्कुल उल्टा कर देता है। मतलब अगर कोई यहाँ पे खड़ा है तो मिरर बिल्कुल उसको पीछे की साइड में कर देगा। ऐसे सिचुएशन में इमेजिन करके देखना, किसी मिरर को अगर आप ऐसे रखते हो 45 डिग्री पे, और उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे ऐसे रखोगे, तो उसकी जो इमेज दिखाई देगी यहाँ पे, वो हॉरिजॉन्टल दिखाई देगी। मतलब कोई लाइन अगर मिरर ऐसा रखा हुआ है और कोई लाइन ऐसे खींचोगे, तो उसकी इमेज इधर ऐसे दिखाई देगी। बिल्कुल वैसे इसको खड़ा कर लो तो आपके पास ये ऐसा आ जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास M2 की जो इमेज है, मैं उसे M2 प्राइम लिख देती हूँ, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो M2 से लाइट आ रही है, उसको आप M2 प्राइम से आती हुई मान सकते हो। मतलब M1 से तो रियल में लाइट आ रही है रिफ्लेक्ट होके, और एक M2 से आ रही है। हमने क्या किया, M2 की इमेज बना दी, M2 की इमेज यहाँ पर बन रही है, और जो लाइट M2 से रियल में आ रही थी उसको हम अब कैसे देख रहे हैं, वो क्योंकि हम कई बार करते हैं ना, लेंस में जो आपने देखा होगा कि रे ऐसे चली जाती है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं और हम बोलते हैं कि वो इस पॉइंट से आती हुई दिखाई दे रही है। तो वैसे ही हम क्या कर सकते हैं कि जो M2 से रियल रेज आ रही है, वो M2 की जो इमेज बना के और उस इमेज से आती हुई मानी जा सकती है। अगर वो आती हुई मानी जा सकती है, तो हमारे पास क्या चीज हो गई, हमारे पास एक सरफेस, हमारे पास एक मिरर यहाँ हो गया, दूसरा मिरर हमारे पास यहाँ हो गया। रिफ्लेक्टेड लाइट हमारे पास क्या आ रही है, सपोज M1 से हमने माइक्रोस्कोप को थोड़ा सा किसी एंगल पे देखा है, तो किसी एंगल पे रेस पहुंचेगी, यानी हमारे पास कोई लाइट आई, और वो लाइट क्या कर रही थी कि उस लाइट का कुछ M2 से रिफ्लेक्ट होके भी आ रही थी, और आगे जाके M1 से रिफ्लेक्ट होके भी आ रही थी, क्योंकि रियल में हमारे पास यही तो हो रहा है कि M1 रखा हुआ है, वहां से रिफ्लेक्टेड लाइट पहुंच रही है हमारे माइक्रोस्कोप पे, और इधर हमारा M2 रखा हुआ है, यहाँ से भी रिफ्लेक्टेड लाइट हमारे पास कहाँ पर पहुंच रही है, इस माइक्रोस्कोप पे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम M1 से भी लाइट एक ले लेते हैं, ये देखो M1 से आगे चली गई, M1 से रिफ्लेक्टेड होकर लाइट यहाँ पहुंच रही है, और M2 से रिफ्लेक्टेड होकर लाइट, और ये रहा हमारा माइक्रोस्कोप, ये लो माइक्रोस्कोप आपने यहाँ रख दिया। सो इस माइक्रोस्कोप तक दोनों तरफ से रिफ्लेक्टेड लाइट पहुंच रही है। और अब हम क्या मान सकते हैं, M1 और M2 के बीच में क्या है, हवा है, एयर है, तो इस एयर को आप क्या मान सकते हैं, थिन फिल्म मान सकते हैं। इसका मतलब जो आपको माइक्रोस्कोप पे फ्रिंज पैटर्न दिखाई दे रहा है, वो M1 और M2 के बीच में बनी हुई इमेजिनरी थिन फिल्म से बनकर, मतलब इमेजिनरी थिन फिल्म से जो पैटर्न मिल रहा है, बिल्कुल वैसा ही माना जा सकता है। अब हमें इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस निकालना है।
जब हमें पाथ डिफरेंस निकालना होता है तो दो तरीके हैं यार। देखो, या तो आप डायरेक्टली वो कर लो, क्या कहते हैं, थिन फिल्म वाला फॉर्मूला यूज कर लो, या फिर मैं आपको थोड़ा सा तरीका और बता देती हूँ। जो आपकी बुक में डायग्राम बनाया हुआ है, हो सकता है वो डायग्राम आपको समझ में नहीं आए। तो देखो, आपकी जो बुक में डायग्राम बनाया हुआ है उसमें आपने M1 और M2 प्राइम यहाँ लिया है, ठीक है। यहाँ पे आपने प्लेट पी ली थी, और यहाँ से आपने सोर्स, ये प्लेट पी थी आपकी, सोर्स एस से लाइट गई और वो लाइट सीधी कहाँ पर पहुंची, सबसे पहले M1 पे पहुंची, ये M2 प्राइम पे पहुंची। यहाँ से उसका कुछ पोर्शन हो गया रिफ्लेक्ट, ये लो रिफ्लेक्ट होके ये माइक्रोस्कोप पे पहुंच रहा है, और कुछ पोर्शन आगे चला गया, और सपोज M1 पे यहाँ से रिफ्लेक्ट होके लाइट आपके पास पहुंच रही है, और यहाँ पे आपका माइक्रोस्कोप है। जो डायग्राम बुक में बनाया हुआ है मैं वो एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। सो यहाँ पे आपके पास M1 से और M2 से पहुंच रही है रिफ्लेक्टेड लाइट। बुक में क्या बनाया हुआ है कि अगर इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हो, तो एक सीधी सी लाइन में यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ। बुक में ऐसा दिया हुआ है कि ये जो पीछे की तरफ, ये जो M1 से रिफ्लेक्ट होकर लाइट आ रही है, पीछे की तरफ बढ़ाने पर ऐसा लगेगा जैसे कि ये इस पॉइंट से आ रही है। सो इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, क्योंकि ये M1 के करस्पॉन्डिंग है, तो सपोज S1 नाम दे देते हैं। और जो यहाँ पे M2 प्राइम है, जब इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये लाइट जिस पॉइंट से आती हुई दिखाई देती है उसे हम S2 बोल देते हैं। तो S1 S2 बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं कि M1 M2 से जो रिफ्लेक्ट होकर लाइट आ रही है, अगर पीछे से देखें तो वो S1 और S2 पॉइंट, अब ये दोनों कहाँ पे हैं, S1 जो ओरिजिनल सोर्स था उसी की लाइन पे रखे हुए हैं, उसी की लाइन पे रखे हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमें इस लाइट और इस लाइट के बीच में पाथ डिफरेंस निकालना है। पाथ डिफरेंस निकालने के लिए, अच्छा, इसकी जो बीच की थिन फिल्म है वो, उसकी थिकनेस हम कितनी मानते हैं, D। सो जो बेसिकली जो D है वो आपके पास M1 M2 के जो बीच में फिल्म बन रही है उसकी थिकनेस, या उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। इस D को हम जो माइकल्सन इंटरफेरोमीटर होता है उसमें हमारे पास सेटअप होता है, इस D को हम चेंज कर सकते हैं M1 और M2 के बीच की। क्योंकि, अच्छा मैंने आपको बताया नहीं, M1 और M2 के अंदर आपके पास क्या होता है, एक मिरर फिक्स्ड होता है, ठीक है, और एक आपका मूवेबल होता है। सो दैट आप वो जो मूवेबल है उसको उसकी पोजीशन चेंज करा के आप उसकी इमेज बेसिकली जो बन रही है, जैसे जैसे आप M2 को चेंज करोगे, ये M2 ऊपर नीचे होता जाएगा, और ऊपर नीचे होता जाएगा तो आपके पास जो बीच में थिन फिल्म बन रही है उसकी थिकनेस क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। अब आपको इसका पाथ डिफरेंस निकालना है। पाथ डिफरेंस निकालने के लिए देखो हम क्या करते हैं, इस लाइन को सीधा मिला दो, इस लाइन को सीधा मिला दो। पाथ डिफरेंस निकालने के लिए क्या करोगे, S2 पॉइंट जो है उससे आप सामने की तरफ एक परपेंडिकुलर डाल दो, क्योंकि जैसे ही आप परपेंडिकुलर डालोगे, इस परपेंडिकुलर के नीचे वाला जो हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा है, ये लाइन और ये लाइन पूरी माइक्रोस्कोप तक बिल्कुल सेम है। तो एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस कितना है, एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस है यहाँ से यहाँ तक, तो हमें ये निकालना है। अब अगर ये डिस्टेंस D है तो ध्यान रखना ये डिस्टेंस भी आपके पास क्या हो जाती है, D। और अगर मैं इसी लाइन को आगे की तरफ बढ़ा लेती हूँ तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो है वो हमें दिखना है कि ये डिस्टेंस कितनी आती है। अब मैं थोड़ा सा आपके पास यहाँ पर ज्योमेट्री करती हूँ, तो देखिए रेड कलर से बनाती हूँ आपके पास एक चीज। ये जो पॉइंट है जहां से रिफ्लेक्शन हुआ है M2 से, और यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ है M1 से, अगर मैं इन दोनों को आगे मतलब सीधा मिला देती हूँ, तो अब देखिए कौन सा ट्राइंगल है, सपोज ये A, B, ये C और ये D। आप एक बार ट्राइंगल देखिए, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल BCD, ये दोनों सिमिलर है। सिमिलर का मतलब अगर मैं दो एंगल सेम कर दूं तो सिमिलर हो जाएंगे। तो एक तो इसमें 90 बन रहा है, एक इसमें भी 90 बन रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, ये वर्टिकल मान लीजिए, ये वर्टिकल आपने प्लॉट किया है और यहाँ पे वर्टिकल। अब बिकॉज ये दोनों रेस पैरेलल पहुंच रही है, ये दोनों रेस पैरेलल पहुंच रही है, इसका मतलब जो ये एंगल होगा आपके पास और जो ये एंगल होगा वो आपके पास क्या होगा, सेम ही होगा। अगर मैं इसको आगे की तरफ बढ़ा दूं तो ये एंगल भी हमारे पास कितना हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अच्छा, रिफ्लेक्शन का नियम कहता है कि अगर ये एंगल मान लीजिए आपके पास थीटा है, तो ये एंगल आपके पास, ये देखो मैंने वर्टिकल बढ़ाया है और यही लाइन मैंने आगे की तरफ बढ़ाई है यहाँ पे एक तरह से। अगर ये एंगल थीटा है तो रिफ्लेक्शन हुआ है यहाँ पे इस पॉइंट पे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो ये एंगल भी आपके पास कितना हो जाएगा, थीटा। तो ये जो एंगल बन रहा है वो 90 माइनस थीटा, और अगर ये 90 है तो ये एंगल आपके पास कितना हो जाएगा, थीटा। सो नीचे वाले ट्राइंगल में आपके पास थीटा यहाँ बनेगा, और ऊपर वाले ट्राइंगल में अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो इसका मतलब आप देखिए एक बार कि आपके पास कुछ इस तरह का ट्राइंगल बन रहा है, और अगर ये दोनों 90 है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो बचा हुआ एंगल भी क्या होगा, दोनों का सेम होगा। सपोज ये अल्फा है, ये अल्फा है। अब अगर तीनों एंगल सेम है, इसका मतलब इन दोनों ट्राइंगल की सारी लेंथ सेम होगी। अगर सारी लेंथ सेम है तो ये एंगल D है, तो आपके पास ये भी कितना होगा, D। इसका मतलब आपके पास ये D है और ये भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, D। सो आपके पास ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2D। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ यहाँ पे,
अगर यहाँ पर दो पैरेलल रेज है, ठीक है, एक यहाँ से जनरेट हो रही है, एक यहाँ से जनरेट हो रही है, ये पैरेलल है और ये भी आपके पास पैरेलल है, ठीक है। और मैं क्या करूं, यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, ये लो सीधी लाइन है। अब ये वाली जो नीचे वाली है वो लाइन यहाँ से शुरू हो रही है और इस वाली लाइन को मैं क्या करती हूँ, आगे की तरफ बढ़ा देती हूँ, ये लो आगे की तरफ बढ़ा दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने अभी किया है। तो अब ये जो एक्स्ट्रा यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो है और ये वाला पॉइंट है, ये डिस्टेंस बेसिकली आपकी क्या होगी, 2D होगी। कैसे होगी, थोड़ा सा ऊपर देखिए आप, थोड़ा सा ऊपर अपन ने क्या किया है, ऊपर आपके पास ये जो ट्राइंगल बन रहा है, तो ये जो डिस्टेंस थी आपके पास वो आपके पास D थी, और आपने क्या किया है, यहाँ से और यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा था, आपने एक लाइन खींची है और आपने दूसरी लाइन खींची है और आपने एक सीधी लाइन खींची है जो कि ऊपर वाले को और नीचे वाले को, मतलब आपकी रे नंबर 1 को और रे नंबर 2 को, है ना, रे नंबर 1 को कहाँ काट रही है, ए पे, और रे नंबर 2 को कहाँ पर काट रही है, सपोज करो बी पे, वो भी अलग है जो यहाँ पे बनाया मैंने, है ना। तो इन दोनों के बीच, मतलब अगर दो पैरेलल रे ऐसी है और मैं उसके बीच में सीधी लाइन खींच दूं, तो ये सीधी लाइन की जो डिस्टेंस आ रही है वो कितनी आ रही है, 2D। यहाँ से देख लीजिए आप, ए पॉइंट आपका ये रहा, ए पॉइंट आपका क्या है, उस ऊपर वाली रे पे है, और जो बी पॉइंट, ये डी पॉइंट आपका, डी पॉइंट का है, बिल्कुल सीधी लाइन खींचिए और वो सीधी लाइन नीचे वाली रे को यहाँ पे काट रही है। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप यहाँ पर भी तो यही कर रहे हो, ये पैरेलल लाइन थी आपकी नीचे वाली और ये आपकी थी ऊपर वाली, और बिल्कुल सीधी लाइन से आपने इनको काट दिया। और जब सीधी लाइन से काट रहे हो तो जो दोनों पॉइंट की जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसकी डिस्टेंस आपके पास कितनी आ रही है, 2D आ रही है। सो मैंने यहाँ से आपको पहले प्रूव किया और फिर मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि अगर दो लाइनें हैं और इनको आगे पीछे बढ़ाकर एक सीधी लाइन से काटोगे तो जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आएगा उनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपके पास, 2D हो जाएगी। सो आई होप दैट इज क्लियर। अब अगर ये 2D है और देखो यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, ये एंगल आपके पास थीटा आया था तो ये भी हमारे पास ज्योमेट्री से कैसा होगा, थीटा ही होगा। और अगर आपके पास ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, क्योंकि दो पैरेलल रेज है, इस तरह से कट कर रहे हो, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ये एंगल थीटा है, ये 2D है, तो आपके पास जो पाथ डिफरेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये देखो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपके पास कितना हो जाएगा, 2D cos थीटा। आप यहाँ से cos थीटा निकाल के देख लेना, और ये डिस्टेंस आपके पास हो जाएगा 2D sin थीटा, जिसकी जरूरत नहीं है। सो एक्स्ट्रा पाथ कितना आया, S2 तो यहीं से शुरू हो रहा है और यहाँ से सीधी लाइन खींच दो, तो सीधी लाइन के बाद वाला पाथ तो S2 का और S1 का सेम ही होगा। तो एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस कितना आया है, 2D cos थीटा। अब ये 2D cos थीटा ही पाथ डिफरेंस होता है, तो नेट पाथ डिफरेंस हमारे पास कितना हो जाएगा, 2D cos थीटा माइनस लेमडा बाई 2। माइनस लेमडा बाई 2 क्यों आया, स्टोक ने बोला था कि थिन फिल्म में अगर एक ऊपर सरफेस से रिफ्लेक्टेड रे आती है और एक नीचे से आती है, तो जो ऊपर से आती है उसका डेंसर मीडियम की बाउंड्री से रिफ्लेक्शन हुआ है, तो उसके पाथ में लेमडा बाई 2 एक्स्ट्रा आएगा। और थिन फिल्म वाला टॉपिक आप मेरा पूरा देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। सो नेट आपके पास ये आया। अगर आपको ये ज्योमेट्री जो मैंने ऊपर समझाई है, अगर आपको ये नहीं समझनी है तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। थिन फिल्म का फॉर्मूला हमें मिला था 2μt cos थीटा प्लस आर माइनस लेमडा बाई 2। हमारे पास थिन फिल्म की थिकनेस है D, एयर की फिल्म बनी है इसलिए हमने म्यू की जगह 1 रख लिया, तो ये 2D आ गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने नॉर्मल इंसिडेंस कराया तो I 0 था, इसलिए R भी आपका 0 हो गया, तो यहाँ पे आ गया cos थीटा और ये आ जाएगा माइनस लेमडा बाई 2। फर्क सिर्फ इतना है कि जो हमारे पास, सॉरी, ये था वेज शेप की फिल्म थी हमारे पास, उस वेज शेप की फिल्म में था हमारे पास। और अगर आप नॉर्मल थिन फिल्म देखोगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर तो पैरेलल थिन फिल्म है, तो हम थीटा प्लस आर वाला नहीं लेंगे, हम सिंपली कॉस आर वाला लेंगे। और जो आर था वो आपको पास ध्यान हो तो इस तरह से हमें रे मिली थी, ऊपर आई थी और वो रिफ्लेक्ट होके नीचे चली गई थी और यहाँ आपके पास आर एंगल बन रहा था। तो आप चाहो तो वहां से भी इसका फॉर्मूला ले सकते हो, लेकिन वो डिफरेंट है, ये आर और थीटा हमने अलग अलग लिया है, इसीलिए मैंने आपको इसका डेरिवेशन बता दिया। याद रखने के लिए ये तरीका ठीक है, आप थिन फिल्म से कंपेयर कर सकते हो, बट आप ये नहीं कह सकते कि डायरेक्टली वहीं पे सब्सटीट्यूशन कर दो, क्योंकि वो थीटा अलग था और हमारा आर अलग है। एनीवेज हमारे पास जो पाथ डिफरेंस आ गया, तो अब हमें कुछ नहीं करना है। अब ब्राइट फ्रिंज के लिए आप कंडीशन डाल दो, जो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। ब्राइट के लिए आपको मिलेगा 2D cos थीटा माइनस लेमडा बाई 2 मस्ट बी इक्वल टू n लेमडा। तो यहाँ से आपके पास 2D cos थीटा इज इक्वल टू n प्लस हाफ लेमडा। डार्क फ्रिंज के लिए आप करेंगे 2D cos थीटा, ये इसको n की जगह क्या रखना है, n माइनस 1/2 लेमडा रखना है। मैं नहीं लिखना चाहती बार बार, बस आप देख लेना, आपके पास डार्क फ्रिंज का ये आएगा। तो अब इनकी फ्रिंजेस की रेडियस हम निकालते हैं। तो फ्रिंज की रेडियस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें इस तरह की सर्कुलर फ्रिंजेस बहुत सारी मिलेगी।
सपोज हमारे पास यहाँ nth फ्रिंज बन रही है और उसकी रेडियस हमारे पास कितनी है Rn, और हम यहाँ पर देख रहे हैं उस फ्रिंज पैटर्न को माइक्रोस्कोप से। सो हमारे पास यहाँ पर ये डिस्टेंस मान लीजिए है d, स्क्रीन से जो फ्रिंज पैटर्न बन रहा है उसकी डिस्टेंस हमारे पास d है, और यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है सपोज दैट इज थीटा n, ये थीटा n पे बन रहा है हमारे पास। और इस कंडीशन में एज यू कैन सी यहाँ से अगर मैं टेन थीटा एन की वैल्यू बोलूँ तो वो आ जाएगा आर एन बाई डी, आपको आर एन चाहिए तो वो हो जाएगा डी टेन थीटा एन। एंड आपके पास डार्क फ्रिंज की कंडीशन से देखो 2d cos थीटा एन ले लो यहाँ पे nth के लिए, तो यहाँ से अगर आप cos थीटा निकालोगे तो cos थीटा कितना आ जाएगा n लैम्डा अपॉन 2d, तो आपके पास d, और cos थीटा एन क्या आया आपके पास, cos थीटा आया है n लैम्डा अपॉन 2d। तो आपके पास अगर cos थीटा ये है तो tan थीटा आपके पास निकाला जा सकता है, राइट। cos थीटा ये आ जाएगा तो sin थीटा कितना हो जाएगा, ये तो बेस है राइट, और ये आपके हाइपोटेनियस है तो बेस आता ही नहीं है sin थीटा में, और सीधा हमारे पास कितना आ जाएगा रूट ऑफ, ये हाइपोटेनियस है तो हमारे पास 4d स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा n स्क्वायर लेमडा स्क्वायर अपॉन ये आ जाएगा 2d, ये आपके पास sin थीटा हो जाएगा। तो sin थीटा बाय cos थीटा करके आप tan थीटा निकाल लीजिए, और tan थीटा की वैल्यू पुट करते ही आपके पास यहाँ आ जाएगा 4d स्क्वायर n स्क्वायर लेमडा स्क्वायर माइनस 1। ये हमारे पास यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू रखने पे रेडियस आ जाएगी। और इसी तरह से ये हमारे पास डार्क के लिए, सिमिलरली आप ब्राइट के लिए निकालेंगे तो ब्राइट के लिए आप खुद से कैलकुलेशन कीजिए, बाई बस आपके पास cos थीटा की वैल्यू अलग रखनी है, तो 4d स्क्वायर n की जगह आ जाएगा n प्लस 1/2 स्क्वायर लेमडा स्क्वायर माइनस 1। ओके, इसके बाद हमारे पास इसमें आता है कि जो लोकेलाइज फ्रिंज होती है, देखो हमने यहाँ पे अगर मान लीजिए m1 और m2 एग्जैक्ट 90 पे है तब तो इसके पैरेलल बनेगी m2 की इमेज, लेकिन अगर ये एग्जैक्ट 90 पे नहीं है तो m2 प्राइम की इमेज ऐसे बन सकती है, ऐसे बन सकती है, ऐसे बन सकती है, तो उस हिसाब से हमारी जो फ्रिंजेस है उनकी शेप चेंज होती रहती है। तो सपोज m1 तो आपका फिक्स है तो वो ऐसे ही रहेगा, और मान लीजिए m2 प्राइम आपका ऐसे बन रहा है कि इनके बीच में एंगल आता है फाई, तो उस कंडीशन में आपके पास जो फ्रिंजेस बनती है वो हाइपरबोलिक बनती है। अब इनके डेरिवेशन आपके बुक में नहीं है, सो सिलेबस में भी नहीं है, इसलिए मैं नहीं करा रही। और m1 m2 ऐसे बन रहा है आपके पास, ये m2 प्राइम है और ये m1 है, और ये एंगल आपके पास फाई है, तो ये आपके पास लीनियर फ्रिंजेस बनती है, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिखती है हमें फ्रिंज पैटर्न में। और अगर आपके पास m1 ये है और अगर m2 ये है तो भी आपके पास अगेन ये सिचुएशन पहले वाली है, बस उल्टा हो जाएगा डायरेक्शन, तो हाइपरबोलिक फ्रिंजेस ही आपके पास बनती है। एप्लीकेशंस पे चलते हैं हम। माइकलसन इंटरफेरोमीटर का पहला एप्लीकेशन तो वही है जो न्यूटन रीस से किया था कि हमें लैम्डा फाइंड आउट करना है। सपोज किसी सोर्स को हमको दे दिया, उसका लैम्डा फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हमारे क्रॉस वायर को फिक्स करेंगे, जो भी हमें फ्रिंज पैटर्न दिया हुआ है राइट, हमें पता नहीं है कि कहाँ पर है, लेकिन सपोज हम किसी न किसी फ्रिंज के ऊपर है, और ये जो फ्रिंज है हमें पता नहीं कौन से नंबर की है, तो मैं नाम दे देती हूँ उसको nth नंबर की फ्रिंज हो गई। अगर ये nth नंबर की फ्रिंज है हमारे पास इस कंडीशन में, तो हमारे पास जो कंडीशन थी वो कितनी थी, हमारे पास थी 2d cos थीटा। डार्क फ्रिंज की बात करते हैं तो डार्क फ्रिंज की कंडीशन ये थी, सपोज आपका थीटा इज इक्वल टू 0 है, मान लीजिए हम परपेंडिकुलर इंसिडेंस ही करवा रहे हैं, सो जब आपका थीटा 0 है तो परपेंडिकुलर कंडीशन के लिए 2d इज इक्वल टू n लेमडा हमें मिलता है। ओके, जब हमें n लेमडा की कंडीशन मिलती है तो जिस फ्रिंज पर हम अभी है हमें पता नहीं उसका नंबर क्या है, तो हमने n बोल दिया। अब हम क्या करते हैं कि क्रॉस वायर को थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं, और ये जो डार्क है इसके बाद डेफिनेटली हमारे पास एक ब्राइट फ्रिंज आएगी, और उसके बाद दोबारा डार्क आएगी, तो ये nth नंबर की जो डार्क फ्रिंज है इससे जस्ट आगे जाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे बन रही है अगली डार्क फ्रिंज, तो उसका नाम क्या होगा, n+1 होगा, जाहिर सी बात है। तो हम क्या करेंगे, m1 को, m1 हमारा इस बार m1 हमारा मान लीजिए फिक्स, m1 हमारा मूवेबल है ना, m1 हमारा मूवेबल है, अगर मैंने m2 को मूवेबल बोल दिया हो तो थोड़ा सा आप देख लेना, जो भी है एक हमारे पास मूवेबल होता है और एक हमारे पास फिक्स होता है, तो m1 या m2 जो भी है, आप कोई सा भी एक मिरर जो है वो तो फिक्स है, दूसरे को हम मूव करवाएंगे, सो दैट इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। तो मान लीजिए हमने m1 को कितनी डिस्टेंस से मूव करवाया, x डिस्टेंस से, और ये x डिस्टेंस हमें ऑब्वियसली पता है क्योंकि हम देखेंगे m1 को हम कितना खिसका रहे हैं, m1 की पुरानी पोजीशन भी हम स्केल पे देख सकते हैं, फाइनल भी देख सकते हैं। m1 को हम इतना मूव करवाएंगे कि हमें नेक्स्ट फ्रिंज मिल जाए, मान लीजिए नेक्स्ट फ्रिंज पे हम आ जाएं, तो नेक्स्ट फ्रिंज पे आ जाएंगे तो ट्वाइस ऑफ d की जगह अब जो डिस्टेंस है, क्योंकि हाँ आपने m1 को कितना मूव करवा दिया, x डिस्टेंस से, तो जो बीच में थिन फिल्म बन रही थी d, अब वो एक्चुअल में कितनी हो जाएगी, d प्लस एक्स हो जाएगी। तो यही कंडीशन में
डी प्लस एक्स हो जाएगी, और हमें एक्स इतना ही मूव करवाना है कि जिस फ्रिंज पे हम हैं उससे जस्ट अगली फ्रिंज पे, यानी कि वहां हम वहीं रहेंगे पर वहां से एक फ्रिंज क्रॉस हो जाए, सिर्फ एक फ्रिंज क्रॉस हो जाए, सो दैट हम एन से निकल के कहाँ पे आ जाए, एन प्लस वन पे। तो एन की जगह आप क्या रखोगे, एन प्लस वन लेमडा। तो अब इसमें से इसको माइनस कर दो, माइनस कर दोगे तो हमें कितना कितना मिलेगा, 2x इज इक्वल्स टू, ओके हमारे पास यहाँ पे फिलहाल n प्लस एन है। अब हम क्या करेंगे कि मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर की फ्रिंज हो गई, इसी तरह से मान लीजिए हम इसको x डिस्टेंस मूव करवाते हैं, और x डिस्टेंस मूव करवाने से मान लीजिए कैपिटल N फ्रिंजेस जो हैं क्रॉस कर जाती है, कैपिटल N फ्रिंजेस इस N के बाद, N पे तो हम ओरिजिनली थे, और कैपिटल N फ्रिंजेस क्रॉस कर जाती है, तो यहाँ पे मुझे n प्लस एन कर देना चाहिए था, सॉरी, ठीक है। तो हमारे पास कैपिटल एन मतलब एक्स डिस्टेंस से मूव करवाने से कितनी फ्रिंजेस क्रॉस हो गई हमारी स्क्रीन से, कैपिटल एन फ्रिंजेस और क्रॉस हो गई, तो हम कहाँ पे पहुंच गए, एन प्लस एन। अब इसमें से इसको माइनस कीजिए, सो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू एन लेमडा, और यहाँ से हमारे पास लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x अपॉन एम। ये नंबर तो हम काउंट करेंगे, कैपिटल एन यानी हम जहाँ पे थे वहां के बाद हमने कितनी फ्रिंजें क्रॉस करवाई, सपोज 10 क्रॉस करवा दी, तो एन की वैल्यू 10 हो जाएगी, और उसको 10 को क्रॉस करवाते टाइम पे m1 को कितना मूव करवा दिया हमने ओरिजिनल पोजीशन से, वो x की रीडिंग भी पता चल जाएगी, जैसे ही दोनों पता चल जाएगी लेमडा में मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लेमडा फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसका सेकंड है कि हमारे पास अगर मान लीजिए कोई सोर्स ऐसा दिया है जिसमें हमारे पास दो वेवलेंथ है, लेकिन वो दो बहुत पास पास है, जैसे कि सोडियम लाइट। सोडियम लाइट में मैंने आपको बताया था कि इसको बोलते मोनोक्रोमेटिक है, लेकिन इसमें दो वेवलेंथ होती है, 5890 एंगस्ट्रॉम और 5896 एंगस्ट्रॉम, काफी कम डिफरेंस है दोनों में, 6 एंगस्ट्रॉम का ही है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ये तो मैंने बता दिया आपको डेटा से, अगर आपको पता नहीं होता और आपको बस इतना ही पता होता कि सोडियम के अंदर दो वेवलेंथ है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, तो लेमडा वन माइनस लेमडा टू जो है वो हमें पता करना है, क्योंकि आपको दिया हुआ क्या होता है, आपको इसकी एवरेज दी हुई होती है कि क्योंकि ये मोनोक्रोमेटिक है तो वेवलेंथ की दो वैल्यू तो देंगे नहीं, वो आपको एक ही बताते हैं, और ध्यान रखना जो वो वैल्यू होती है वो एवरेज ज्योमेट्रिक मीन होता है, अर्थमेटिक मीन नहीं होता। ज्योमेट्रिक का मतलब है कि यहाँ पे जो लेमडा लेमडा वन और लेमडा टू है उसका जो रूट होगा वो गिवन होता है हमें, तो हमें ये लेमडा पता होता है, हमें लेमडा वन और लेमडा टू नहीं पता होता है, तो दोनों का डिफरेंस हमें पता करना है अगर हमें एवरेज दिया है तो। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, देखो जब दो वेवलेंथ होती है हमारे पास और माइकलसन इंटरफेरोमीटर से हम जब फ्रिंज का पैटर्न देखते हैं, तो लेमडा वन वाला अपना अलग फ्रिंज पैटर्न बनाता है, और उसके पास पास में लेमडा टू वाला फ्रिंज भी बनती रहती है। फॉर एग्जांपल लेमडा वन की ब्राइट फ्रिंज यहाँ बनती है, तो लेमडा टू अपनी ब्राइट फ्रिंज इसके बिल्कुल पास में बनाएगा, और बहुत पास में क्यों बनाता है, क्योंकि दोनों में डिफरेंस काफी कम है, तो बहुत पास में बनाएगा, यानी ये लेमडा वन की पहले नंबर की फ्रिंज और ये लेमडा टू की दूसरे पहले नंबर की फ्रिंज, उसके बाद ये लेमडा वन की दूसरे नंबर की फ्रिंज और ये लेमडा टू के दूसरे नंबर की, इसी तरह से हर जगह हमें जो फ्रिंजेस हैं वो डबल डबल लाइंस में दिखती है, दोनों का अलग अलग पैटर्न होता है। ऐसी सिचुएशन में हम माइनस कैसे करेंगे, तो सपोज हमने सबसे पहले क्या किया है, दोनों की डार्क फ्रिंज देखी, ठीक है, दोनों की डार्क फ्रिंज देखी, तो हमारे पास सिचुएशन कैसी आ गई, मान लीजिए किसी जगह, जाहिर सी बात है कि हमारे पास, हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये दोनों वन पे वन है, ओके, और उसके बाद हम मिरर M1 को इतनी डिस्टेंस से मूव करवाते हैं, हम M1 को थोड़ा सा मूव करवाते हैं, ठीक है, हमने M1 को थोड़ा सा मूव करवाया, और मूव करवाने के बाद जिस भी पोजीशन पे M1 पहुंचा है, हम M1 को सबसे पहले ऐसे सेट करेंगे, M1 को ओरिजिनली ऐसे सेट करेंगे कि हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल जाए। अब ये आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी आपको तभी मिलेगी जब लेमडा वन की किसी फ्रिंज के ऊपर लेमडा टू की भी फ्रिंज आ जाए, यानी एक के दूसरे दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, हमें नहीं पता कि लेमडा वन की कौन से नंबर की फ्रिंज है लेमडा टू की, लेकिन लेमडा वन की फ्रिंज के ऊपर लेमडा टू वाली आ गई, और ये हमें मिलेगा मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली फ्रिंज, ठीक है। उसके बाद हम M1 को और मूव करवाते हैं, जब हम M1 को और मूव करवाएंगे तो होगा क्या कि लेमडा वन की जो फ्रिंज है उसके ऊपर से जो लेमडा टू की फ्रिंज है वो हटने लगेगी, वो हटने लगेगी, जब पूरी तरह से हट जाएगी तो आपको मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी, क्योंकि अब लेमडा वन वाली फ्रिंज अकेली है वहां पे, लेमडा टू की आगे जा चुकी है। अब हम क्या करेंगे, M1 को इसी डायरेक्शन में और मूव करवाते रहो, और मूव करवाते रहोगे तो जो लेमडा टू की फ्रिंज थी वो जा चुकी है उससे दूर, लेकिन पीछे से लेमडा टू की और फ्रिंज आ रही होगी, और वो अब लेमडा वन पे आके ओवरलैप हो जाएगी, तो फिर से आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी। ओके, अब आपको एक चीज समझनी है कि जब आपके पास मान लीजिए कोई भी फ्रिंज बनेगी, तो अगर वहां पे
जो मान लीजिए उस वक्त m1 और m2 के बीच की डिस्टेंस जो है वो d है, तो 2d इज इक्वल टू हमारे पास कितना था, n लैम्डा था। तो ये हमारे पास मैक्सिमम इंटेंसिटी की कंडीशन क्या होगी कि अगर आपके पास लैम्डा 1 की वहां पे nवी फ्रिंज बन रही है, तो वहां पे लैम्डा 2 की कौन सी बननी चाहिए, n+1 भी फ्रिंज बननी चाहिए। क्यों? क्योंकि इनिशियली मैंने जब मैक्सिमम इंटेंसिटी लाए थे आप, तब आपके पास n नंबर की लैम्डा 1 थी और n नंबर की लैम्डा 2 उसके ऊपर थी, राइट। उसके बाद हमने ओरिजिनल हमारा 0 पॉइंट यहाँ पे ये 0 पॉइंट था, फिर हमने m1 को इतना मूव करवाया सो दैट लैम्डा 2 की फ्रिंज इसके पास से निकल गई और ये अकेली हो गई, इंटेंसिटी घट गई और पीछे से लैम्डा 2 की एक और फ्रिंज इसके ऊपर आ गई, यानी कि लैम्डा 2 की जो nवी फ्रिंज थी वो तो पहले से इसके साथ इसके बिल्कुल पास में थी और वो अब आगे इसको छोड़ के जा चुकी है, तो nवी फ्रिंज निकल चुकी है। नेक्स्ट कौन सी आएगी, लैम्डा 2 की n+1 वी फ्रिंज आएगी। तो n+1 वी फ्रिंज जब इसके ऊपर आके गिर जाएगी तो हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम इंटरफेरेंस, मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी वहां पे मिल जाएगी। और जब हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी तो सारी ब्राइट के ऊपर ब्राइट आएगी, डार्क के ऊपर डार्क आएगी। तो डार्क वाली का कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखा है, क्योंकि ब्राइट वाली भी आप चाहो तो लिख सकते हो, बस यहाँ पे n+12 आ जाएगा और यहाँ पे n+1+12 आ जाएगा, तो सेम ही मिलेगा। तो आई होप आपको ये n और ये n+ वाली चीज समझ में आ गई होगी। दोनों n थे तो आपके पास यहाँ पर क्या सिचुएशन थी, होगा ही नहीं, क्योंकि n इसकी है तो दूसरे वाली n क्या रहेगी, दूसरे वाली n इससे कुछ डिस्टेंस पे ही रहेगी, तो वो इसके ऊपर ओवरलैप नहीं करेगी। लेकिन अगर आप मिरर को मूव करवाओगे तो ये n वाली आगे चली जाएगी, लैम्डा 2 की जो इसके बाद वाली है n+1 वाली है, वो चांसेस हैं कि वो घूमते घूमते इसके ऊपर आके ओवरलैप कर जाए। अब आप सोचेंगे कि लैम्डा 1 वाली तो मूव करेगी, डेफिनेटली लैम्डा 1 वाली भी मूव करेगी और लैम्डा 2 वाली, इसीलिए हमें m1 को ऐसे ही फिक्स करना है कि लैम्डा 1 जब तक धीरे धीरे चल रही हो, लैम्डा 2 जल्दी जल्दी चल के उसके ऊपर आ जाए, ठीक है। तो हमें यहाँ पर यही करना है। अब देखो हमें क्या करना है, सो बेसिकली इन दोनों में क्या करना आपको, एक साइड ले लो दोनों को, n लैम्डा 1 को और n वाले टर्म को, तो n कॉमन ले लेंगे और हमें आज मिल जाएगा लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 और ये मिल जाएगा हमें लैम्डा 2। यहाँ से आपके पास एक रिलेशन तो ये आ गया, ठीक है। यहाँ से आपके पास हमें क्या चाहिए, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 चाहिए, तो वो वैल्यू आपके पास आ रही है लैम्डा 2 अपॉन n, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा। अब हमें n की वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू देखो आप यहाँ से निकाल लीजिए, ये n की वैल्यू यहाँ से, तो यहाँ से जब आप क्या करेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे तो n आपके पास यहाँ पे क्या है, 2d अपॉन लैम्डा 1। इस d की जगह आप x ले सकते हैं, आपके बुक में x दिया हुआ है क्योंकि वो m1 के डिस्प्लेसमेंट को बताता है, तो आप चाहें तो x ले सकते हैं इसके, ठीक है। तो 2x अपॉन लैम्डा 1 है, ये n की वैल्यू उठा के आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो लैम्डा 2 अपॉन 2x और लैम्डा 1, और ज्योमेट्रिक मीन हमें दिया हुआ था, मैंने बताया था कि जो लैम्डा हमें गिवन होती है वो होती है रूट ऑफ लैम्डा 1 लैम्डा 2, तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 का आप लिख सकते हैं लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2x। सो एवरेज वेवलेंथ हमें पता होती है सोर्स की और x हम m1 से मेजर कर सकते हैं, तो यहाँ से दोनों वेवलेंथ का जो डिफरेंस है वो हमें पता चल गया, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक और एप्लीकेशन इसका होता है, और एप्लीकेशन क्या है हमारे पास, फिल्म की मोटाई ज्ञात करना और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हाँ, जो m1 से लाइट आ रही है उसको तो सीधा आने देते हैं, और जो हमारे पास m2 से लाइट आ रही है उसके रास्ते में एक प्लेट रख देते हैं, ठीक है। और उसकी थिकनेस हमारे पास क्या है, t, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास क्या है, म्यू। और हमें क्या करना है, अब हम देखते हैं। तो जैसे ही हमारे पास प्लेट रखेंगे तो m2 से जो लाइट आएगी, ऑब्वियसली उसने इस वाली लाइट को एक बार जाते समय और एक बार आते समय 2 बार ट्रेवल किया है, तो एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस हमारे पास कितना आ जाएगा। हमें पता है कि m1 से जो लाइट आ रही थी वहां पे भी हम ऐसी ही थिन टी मोटाई की, लेकिन हवा में इमेजिन कर सकते हैं। और मैंने आपको प्रीवियस केस में बताया है कि अगर मान लीजिए हवा में कोई लाइट होती है, वो टी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, और अगर किसी मीडियम में भी टी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो मीडियम की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी लेते हैं अपन, म्यू टी लेते हैं। सो दोनों के अंतर कितना आ जाता है, जबकि इसकी मोटाई भी टी थी और इसकी मोटाई भी टी थी, पर ये म्यू में है और ये म्यू इक्वल टू 1 में है, तो दोनों की लंबाइयां अलग अलग दी जाती है। तो इसने कितना किया, दोनों में पाथ डिफरेंस कितना आएगा, एक ने तो किया है ट्वाइस ऑफ म्यू टी, और इसने जाते और आते टाइम किया तो इसका कितना हो जाएगा, 2t। तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 म्यू माइनस 1t, इसमें से इसको माइनस कर लिया अपन ने, तो ये जो है एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस हमारा जनरेट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम m1 वाले मिरर को ऐसा फिक्स करेंगे कि हमारे पास जो लाइट है वो हमारे पास कहाँ आ जाए, किसी ब्राइट फ्रिंज पे आ जाए, है ना। जो हमारे पास मेन सेंटर फ्रिंज पे या कहीं पर भी आ जाए, किसी फिक्स फ्रिंज पे है।
और उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही हमने ये टी फिल्म की रखी थिकनेस, तो जाहिर सी बात है कि हमारी जो फ्रिंज है वो शिफ्ट होके कहीं और चली जाएगी। वापस उस जगह लाने के लिए सपोज हमको M1 को कितना मूव करवाना पड़ा, x, यानी x को मूव करवाने से वापस हम पुरानी लोकेशन पे आ गए, जो कि इस फिल्म को रखने की वजह से चेंज हो गई थी। तो हमने सबसे पहले क्या किया, कुल मिला के आपको ये करना है कि सबसे पहले हमने M1 को एक लोकेशन पे फिक्स किया, और सपोज हमारा क्रॉस वायर इस जगह, हमारी जो फ्रिंज बन रही थी जिसको हम कैलकुलेट, वो हमारी यहाँ पर बन रही है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इस फिल्म को रखा। जैसे ही हमने इस फिल्म को रखा, हमारा यहाँ से ये फ्रिंज जो है हमारी शिफ्ट होके यहाँ पर पहुंच गई। तो इसको वापस यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए हमने M1 को x डिस्टेंस से मूव करवाया। जब हम M1 को x डिस्टेंस से मूव करवाते हैं तो ऑब्वियसली हमारा जो पाथ डिफरेंस है वो कितना हो जाता है, 2x, क्योंकि 2d इज इक्वल टू n लैम्डा करते हैं। सो ये जो 2x है वो हमारा पाथ डिफरेंस किसकी वजह से आया है, इसकी वजह से आया है। तो ये किसके इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ म्यू माइनस 1 टाइम्स t। यहाँ से आप t की वैल्यू निकाल सकते हो, t की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन म्यू माइनस 1। तो हमारे पास यहाँ पे अगर आपको t पता है और म्यू पूछा है तो हो जाएगा, और अगर आपको म्यू पता है और t पूछा है तो हो जाएगा, दोनों नहीं होंगे साथ में। तो अब आपके पास दो चीजें इनमें से पता होनी चाहिए। वैसे तो थिकनेस हमें पता ही होती है, तो t पता चलते ही हमारे पास म्यू पता हो जाएगा। सो दैट्स इट। एक हमारा है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मीटर, बट वो नहीं पूछा जाता एग्जाम में। यही हमारे पास एप्लीकेशन माइकलसन इंटरफेरोमीटर के पूछे जाते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आज के लिए इतना ही।